और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं अनुप्रिया पटेल। तो बड़ी खबर इस वक्त सीएम योगी से मुलाकात करेंगी अनुप्रिया पटेल। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्यमंत्री के आवास पहुंची हैं अनुप्रिया पटेल और उनकी मुलाकात होगी सीएम योगी के साथ। बड़ी जीत के बाद मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है, अलग अलग नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर चल रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं मुख्यमंत्री आवास, जहां पर सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं अनुप्रिया पटेल और चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है। उसके बाद नेताओं की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। तो अनुप्रिया पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की, आज मुलाकात करने के लिए पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास, जहां पर सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात। तो उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम योगी और अनुप्रिया पटेल अपना दल एसके सुप्रीमो और साथ ही साथ केंद्र सरकार में मंत्री और किस तरह से एक गठबंधन के साथ बीजेपी और अपना दल के बीच जो गठबंधन था, उस गठबंधन की एक प्रचंड जीत यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ है। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। अनुप्रिया पटेल थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम योगी से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। सरकार बनना है, उससे पहले मंत्रिमंडल में सभी गठबंधन दलों का ही प्रतिनिधित्व होगा ही, और इसी आधार पर एक कयास लगाया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के लिए मंत्रिमंडल में किस तरह की जगह उन्हें दी जाएगी। हो सकता है उस पर भी चर्चा हो दोनों नेताओं के बीच में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती की पार्टी को इस चुनाव में महज 1 सीट मिला है, जिसके बाद लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास बताकर समर्थकों को ये समझाने की कोशिश की कि राजनीति में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की जीत और बसपा की हार की वजहों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि उनका समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, उन्हें इस बात का संतोष है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा ही रहा, लेकिन इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। इससे बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल उन्होंने की है। गरीब दबे कुचले गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में है, और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम और वही मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा सीट से दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद विधायक मंत्री रमाशंकर पटेल अपने समर्थकों के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और माता का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं दर्शन पूजन के बाद मंत्री जी ने कहा कि उन्हें
मां के आशीर्वाद से ही जीत मिली है। तो मिर्जापुर की खबर, मिर्जापुर की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मड़िहान से रमाशंकर दोबारा बने विधायक। जीत के बाद विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे विधायक और पूजा अर्चना कर बाकायदा उन्होंने आशीर्वाद वहां पर लिया। तो रमाशंकर पटेल निर्वाचित जो विधायक हैं, उन्होंने विंध्यवासिनी में जाकर मां के दर्शन किए। उसका वीडियो हम इस वक्त आप तक दिखा रहे हैं। तो मड़िहान से रमाशंकर दोबारा बने विधायक। जीत के बाद विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया और मंदिर में पहुंचने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसका पूरा वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेश कहाँ गए? माँ के आशीर्वाद से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। कहीं न कहीं से मेहनत और कर्म, बाकी माँ की जिम्मेदारी है। माँ ने यहाँ तक पहुँचाया और माँ के दरबार में पुनः मैं माँ से आशीर्वाद लेकर के फिर से जो जनता ने बहुत बड़ी बहुमत के साथ जिताई है, हम जनता के बीच में 5 साल पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव से काम करेंगे। वहीं हमारे लिए जनता का प्रसाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। 1 अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा जी। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे जी। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है हाँ। तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी। हाँ, बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। चले बढ़ते हैं आगे। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जगह बनाई। इसे लेकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा रंग पहनकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने भगवा रंग पहनकर संदेश दिया कि उनके सनातन धर्म में भगवा रंग का बहुत महत्व है। हर पूजा पाठ और हर शुभ काम में हम भगवा रंग पहनते हैं। तो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत। बीजेपी की जीत पर झारखंड में भी जश्न दिखा। विधानसभा सत्र में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने भगवा पहनकर जाहिर की अपनी खुशी। हिंदू संस्कृति की पहचान है, सनातन संस्कृति की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी भगवामय करेगी पूरे देश को, और झारखंड में बहुत ज्यादा भगवामय आपको नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में मेजोरिटी के साथ झारखंड में आपको दिखाई दे। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बम्पर जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं फूलों से तो कहीं रंगों से तो कहीं बुलडोजर पर ही चढ़कर पार्टी की जीत को मनाते दिख रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यूपी में योगी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत। जीत पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। कहीं फूलों की होली खेलते दिखे कार्यकर्ता तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। लोगों का हुजूम और हुजूम में रंगों में सरोबार ये चेहरे तस्वीरें लखनऊ के बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां मौका खुशी का है, लिहाजा जोश भी दोगुना है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कदर जोश है कि वो अभी से ही होली खेलते दिख रहे हैं। प्रदेश भले ही भगवा रंग में रंगा हो, लेकिन इनके चेहरों पर कई रंग हैं। कुछ तो सिर पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर लगाकर पहुंच गए। तो दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां मोदी योगी के नारे लगाते हुए दशाश्वमेध घाट रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जीत पर जोश से भरे कार्यकर्ता सड़क पर योगी मोदी का कटआउट लेकर नाचते गाते दिखे। यहाँ भी कार्यकर्ता सड़क पर फूलों से होली खेलते दिखे। तस्वीरें देवरिया जिले से हैं, जो काफी दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता चलते बुलडोजर के ऊपर चढ़े दिखे। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं के हाथ में योगी का कटआउट था, जिसे लेकर वो बुलडोजर पर ही चढ़ गए थे। कन्नौज जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे। पार्टी की इस जीत पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि बीजेपी की बढ़त पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोगों को अंदाज था, उसी हिसाब से रुझान भी आए हैं और हम लोग बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत और महान जनता के आशीर्वाद से संभव है। जो गुंडे हैं, माफिया हैं और यह जो दबंग है, जो आम जन का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर चलता रहेगा। प्रदेश भर के कई जिलों में बीजेपी की इस बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। बीजेपी कार्यालय से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ताओं का हुजूम है। होली आने में भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने अभी से ही होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए। हर तरफ भगवा लहर दिख रही है। एक बार फिर सूबे में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बज रहा। 37 सालों बाद ये ऐसा मौका आया है जहां प्रदेश में कोई सीएम लगातार 2 बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सामान्य से दिखने वाले भगवा रंग के कपड़े और चेहरे पर तेज उनके चुनावी भाषण ही इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले ही लगा कि यूपी में आएंगे तो योगी, और ये सच साबित भी हुआ। ये कमाल योगी ही कर सकते हैं कि 37 साल बाद वो लगातार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया होने का गौरव हासिल कर रहे हैं। वही बात अगर 37 साल पहले की करें तो कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी को लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब मिला था। इसके बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव ने ये करिश्मा कर दिखाया। आपको बता दें कि 37 साल का टूटा रिकॉर्ड। 37 साल बाद योगी लगातार सत्ता में बने रहने वाले सीएम। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी लगातार सीएम बने। 1985 के बाद अब सीएम योगी लगातार 2 बार सीएम बने। उत्तर प्रदेश में 1.5 दशक से जो भी नेता सीएम बना है वो विधानसभा के बजाय विधान परिषद का सदस्य रहा है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक सभी मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले नेता हैं
जो बीते 1.5 दशक में बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश राज्य की बागडोर एक बार फिर अपने हाथों में ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के नव प्राथमिक विद्यालय की बदहाल हालत पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्कूल की बिल्डिंग में चारों तरफ से दरारें पड़ी हुई है, वहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल में चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो गोबर का अंबार नजर आएगा। बच्चों के शौचालय में दरवाज़ा तक नहीं है, तो वहीं स्कूल परिसर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। और देखिए किस तरह से शराबियों का अड्डा पूरी तरह से बन चुका है। शिक्षकों की माने तो स्कूल परिसर में शराब की खाली बोतलें भी मिलती है। मतलब जब दिन में स्कूल बंद हो जाते हैं तो रात में यहाँ पर शराबियों के अड्डे हो जाते हैं और जुआरियों के अड्डे हो जाते हैं। और उसकी पूरी तरह से उसके सबूत भी सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाली बोतल के कई खाली बोतल वहाँ पर मिले हैं। इस बीच तमाम तरह की शिकायत की गई, इसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए। तो हादसे को न्योता दे रहा स्कूल का जर्जर भवन। गंदगी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शराबियों का अड्डा हो चुका है, कभी भी स्कूल की बिल्डिंग गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। बाकायदा इसकी कंप्लेन की गई है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से इस पर सही वक्त पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि समय रहते स्कूल बिल्डिंग की इस जर्जर बिल्डिंग को मरम्मत करने की ज़रूरत है ताकि बड़े हादसे को टाला जा सके। जब 2 साल पहले जब स्कूल चल रहा था तब तक तो ठीक था, लड़कियां इसी में घुसती थी, लड़के भी इसी में अलग अलग है, लड़का लड़की के लिए। तो लड़कियां इसमें घुसती थी, लड़का उस समय ठीक था। लेकिन 2 साल जो ये कोरोना के चलते जो बंद रहा, उस समय ऐसा कर दिया, दरवाजा सब तोड़ के ले गया सब। हाँ सर, बाउंड्री यदि हो जाता हमारे विद्यालय का तो सुरक्षित रहता, यहाँ गंदगी भी नहीं होता। और शाम के समय मतलब रात को भी बहुत सारे दारू पीते हैं आकर के यहाँ पर और बोतल फोड़ के रख देते हैं। निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में एक बहुत आम घटना हो जाती है कि विद्यालय की संपत्ति चोरी हो जा रही है। इसमें दोनों तरफ की भागीदारी होनी चाहिए। जो वहाँ के बासिंदा है उस क्षेत्र के, उनको भी विद्यालय को अपना प्रॉपर्टी मान करके यदि चलेंगे और जो स्कूल की जो कमेटी गठित है उनके द्वारा भी एक तरह से अपनत्व का वो भाव लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उनके लिए भी उनके स्तर से भी प्रयास किया जाएगा तो सुरक्षित रहेंगे। और वहीं गया में बजौरा मोड़ के पास बीते 1 मार्च को बंधन बैंक के कर्मी से हुई लूटपाट के मामले में डोभी पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी प्रवेंद्र भारती ने बाकायदा मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि बाइक के सवारों ने बंधन बैंक कर्मी का पीछा करते हुए बंदूक की नोक पर उनके साथ लूटपाट की गई थी। तो बंधन बैंक कर्मी से के साथ जो लूटपाट हुई थी उसका खुलासा हो चुका है। बंधन बैंक के कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार से पैसा लूट की घटना प्रतिदित हुई थी, लगभग 1,17,000 रुपये के आसपास। तो उस दिन से पुलिस लगातार लगी हुई थी करने की अनुसंधान स्थानीय इनपुट के आधार पर थानाध्यक्ष जो भी लगे हुए थे। उसी क्रम में इन्हें कुछ सूचना मिली कि जहाँ से ये कलेक्शन पैसा हुआ था, प्रिंस कुमार के यहाँ से लास्ट कलेक्शन हुआ था, वही लाइनर का काम किया था। और उसने लाइनर का काम किया जिसके और 3 अपराधकर्मी इसमें संलिप्त थे जो मोटरसाइकिल से लेकर के भागे। और वहीं समस्तीपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने 24 घंटे में 2 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पहली घटना मुफस्सिल थाना इलाके की है, जहां एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं मथुरापुर में एक फास्ट फूड विक्रेता को गोली मारकर छलनी कर दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सचिन, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। हम लोग को सूचना मिली है और कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
हमरे बेटा को धमकी दिया था कि हम गोली मार देंगे। शहजाद बोला था और चुन्नू। आज क्या हुआ? आज हम नहीं थे, उसको कोई बुला के ले गया गली के अंदर और ऐसा कांड हुआ है। क्या करता था आपका बेटा? हमारा बेटा चाउमीन का दुकान पर रहता था। धमकी देने वाला क्या करता? धमकी देने वाला वही करता है। डकैती ही हार करता, सबको गोली मारता ही करता पूरा खानदान वही काम करता उसका। तो समस्तीपुर की खबर है, जहां पर देखिए इस पूरे मामले में समस्तीपुर में किस तरह से गुंडों के हौसले बुलंद हैं। पहले गोली मारने की धमकी दी गई, 24 घंटे में 2 वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी है। और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है, जो मृतक है उसके पिता का कहना है कि उसके बेटे को गोली मारने की धमकी दी गई थी और धमकी के बाद देखिए गोली मार ही दिया। और इसके बाद गांव में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका है। तो मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। चलिए, बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।